नमस्कार दोस्तों। ज्ञान मंथन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस 2026 की तैयारी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे। हमारी इस पढ़ने पढ़ाने की सीरीज में उद्देश्य बिल्कुल साफ है, आपकी कड़ी मेहनत और हमारा सही प्रयास जो आपको आपकी सफलता की मंजिल तक ले जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तराखंड किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था? ए 7 दिसंबर 1999, बी 9 नवंबर 2000, सी 23 अक्टूबर 2000, डी 4 मार्च 2000। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य के रूप में गठित हुआ था। उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में गठित किया गया था। शुरुआत में इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था और बाद में 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, यह मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास, वहां के लोगों की मांग को ध्यान में रख के किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1950, बी 1953, सी 1956, डी 1952। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी 1953 में इसका जो है क्या कहते गठन किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली को बनाया गया था। ठीक है, इसलिए फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो कब दी थी? 1955 में, अपनी 55 में रिपोर्ट दी थी। ठीक है, जिससे राज्यों के पुनर्गठन का रास्ता क्लियर हुआ था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो सही इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए 28 राज्य और 8 यूटी, बी 14 राज्य और 6 यूटी, सी 15 राज्य और 5 यूटी, डी 16 राज्य और 3 यूटी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14 राज्य और 6 यूटी। 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को लागू करने के लिए, ठीक है, 1956 में यह अधिनियम पास जो किया गया था और इसके तहत भारत के पुराने राज्यों के वर्गीकरण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? प्रशासनिक रूप से 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में पुनर्गठित किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों? ए 1956, बी 1972, सी 1975, डी 1947। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी 1972। 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 1, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 देश का नाम और नाम, इसमें नाम, देश का नाम व इसकी राज्य व्यवस्था के ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह बताता है कि हमारे देश के 2 आधिकारिक नाम हैं, भारत और दूसरा इंडिया। ठीक है दोस्तों, और राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है, स्टेट्स राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द यह दर्शाता है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय देश में आधिकारिक तौर पर कितनी रियासतें मौजूद थीं? स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें आधिकारिक रूप तौर पर क्या कहते हैं मौजूद रही हैं? तो हम देख लेते हैं। ए 560, बी 565, सी 570, डी 575। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी 565 रियासतें, ठीक है, उस समय थी जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। और इन सभी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का जो ऐतिहासिक कदम बढ़ाया था, यानी ऐतिहासिक काम किया था, वो किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
संसदात्मक शासन प्रणाली, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रिटेन, यानी बी। बी सही जवाब हो जाएगा। जो क्या कहते हैं, भारत के आज़ादी से पहले भी संसदीय व्यवस्था की नींव ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे रखी थी। इसका अर्थ होता है, संसदीय व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों। और एकल नागरिकता का मतलब होता है कि हर नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक है, वह किसी अन्य राज्य का नहीं। जैसा कि अमेरिका में होता है दोहरी नागरिकता, राज्य की नागरिकता अलग से है और केंद्र सरकार की केंद्र की नागरिकता अलग से है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है और यह अधिकार नागरिकों को उनके सर्वांगीण विकास व सरकार की मनमानी शक्तियों को रोकने के लिए जरूरी था। और यदि किसी नागरिक का इन अधिकारों का हनन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ए अमेरिका, बी रूस यानी पूर्व सोवियत संघ, सी आयरलैंड, डी कनाडा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, मूल कर्तव्य की बात की जा रही है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ। मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में उसे 1976 में 42वां संविधान संशोधन ठीक है के द्वारा इसको जोड़ा गया, जो कि रूस यानी सोवियत संघ से प्रेरित था। वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 51 ए के तहत नागरिकों के कुल 11 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। 11 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स किस देश के संविधान से लिया गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बी यानी आयरलैंड। आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में शामिल राज्यों के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिसको डीपीएसपी भी कहते हैं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के रूप में बनाना है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है। ठीक है दोस्तों, यह सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। और हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की प्रक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ए दक्षिण अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी ब्रिटेन और डी अमेरिका। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 359 20 और 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद को नए राज्यों का निर्माण करने व पुराने राज्यों के नाम या सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? क्वेश्चन विकल्प जो है, ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 सही जवाब हो जाएगा। इसके तहत देश के भीतर आंतरिक सीमाओं को बदलने व नए राज्य बनाने का पूरा अधिकार केवल संसद को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान भारत को एक संघ राज्य घोषित करता है। यहाँ संघ राज्य यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या अर्थ है? यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या अर्थ है? ए राज्यों का आपसी समझौता, बी एकात्मक राज्य, सी सभी राज्यों को एक अटूट संघ, डी अर्धसंघीय राज्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी राज्यों का एक अटूट संघ। सभी राज्यों का एक अटूट संघ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार
अधिनियम 1935 के तहत पहली बार प्रांतीय स्तर पर किस शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था? तो ए द्वैध शासन प्रणाली, बी संघीय प्रणाली, सी एकात्मक प्रणाली, डी सैन्य शासन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए। क्या हो जाएगा? ए, यानी द्वैध शासन प्रणाली, जिसको डायरकी भी कहते हैं। और स्पष्टीकरण इसका देख लेते हैं हम लोग जो है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई जो द्वैध शासन प्रणाली है, यानी दोहरा शासन, उसको 1935 में खत्म कर दिया गया। इसकी जगह पे क्या हुआ? प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। हालांकि इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को प्रांतों से हटाकर केंद्र पर लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को एक ऐसी कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है कहा था? ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को लेकर ही एक ऐसा कथन नेहरू के द्वारा कही गई थी। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की पहली और चौथी अनुसूची यानी शेड्यूल्ड किससे संबंधित है? मूल अधिकार व कर्तव्य, भाषाएं और दल बदल, सी राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की सूची व राज्यसभा में सीटों का आवंटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, यानी राज्यों ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की सूची व राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, यानी किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इस क्वेश्चन के विकल्पों पे हम चले जाते हैं। ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2, यानी बी विकल्प सही है। हम आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय रियासतों ने भारत में विलय के लिए किस आधिकारिक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ए स्वतंत्रता पत्र, बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे विलय पत्र कहते हैं, सी दिल्ली समझौता, डी संघ पत्र। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों को किन सूचियों में विभाजित किया गया था? ए संघ राज्य एवं समवर्ती सूची, बी प्राथमिक द्वितीय तृतीयक सूची, सी प्रांतीय स्थानीय व केंद्रीय सूची, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका ऑप्शन ये सही है, संघ राज्य व समवर्ती सूची, 3 सूचियों में इसको डिवाइड किया गया था। ठीक है, और इसमें संघ सूची में संघ सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार बनाती है, और समवर्ती सूची में संघ राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐतिहासिक स्रोत है जिसका भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं था? ए औद्योगिक क्रांति, बी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, सी रूस में समाजवादी क्रांति, डी अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यानी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति का भारतीय संविधान के निर्माण में कोई योगदान नहीं था, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है, आर्थिक और तकनीकी बदलाव के माध्यम से, ठीक है, आर्थिक तकनीकी बदलाव के माध्यम से उद्योगों में क्रांति लाई गई थी, जो कि ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है? ए राज्य का अपना एक विशेष धर्म होगा, बी राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, सी राज्य धार्मिक कार्यों को पूरी तरह प्रतिबंधित करेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का ढांचा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान का ढांचागत विकास और उसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस मुख्य भाग से मानी जाती है?
तो कोई हम विकल्पों पे चलते हैं। ए मौलिक अधिकार, बी नागरिकता, सी प्रस्तावना जिसको प्रेमबल कहते हैं, डी नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का प्रवेश द्वार कहा जाता है या उसकी भूमिका मानी जाती है जिससे संविधान की शुरुआत होती है। कुछ विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वैचारिक आधार मुख्य रूप से किस दस्तावेज पर टिका हुआ है? ए नेहरू रिपोर्ट 1928, बी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, सी अगस्त प्रस्ताव, डी क्रिप्स प्रस्ताव। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, यानी पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव इसका सही जवाब हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा द्वारा कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 22 जनवरी 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं? ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति और डी गौरवपूर्ण क्रांति। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा बी फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। इसमें जो मुख्य नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व, ठीक है, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। और भारत में जब संविधान बनने की प्रक्रिया में था तो इस 3 शब्द को यहाँ से संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, भारतीय संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समानता किसे माना जाता है? ये मूल अधिकारों को, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, सी संविधान की प्रस्तावना को, डी मौलिक कर्तव्यों को। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल को क्या माना जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि भारतीय संविधान की आत्मा की बात किया जाए तो भारतीय संविधान की आत्मा को अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कथनों में अगर बात किया जाए तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि समान तौर पर क्यों कहा था? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी भारतीय नागरिक हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए भारतीय संविधान का आत्मा उन्होंने अनुच्छेद किससे कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। जबकि समान रूप से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही जवाब आपको यानी सी ऑप्शन को ही पढ़ के देना है। इस टाइप के अगर ऑप्शन आते हैं संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल को कहा जाता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त संप्रभु अर्थ क्या होता है? ये भारत किसी बाहरी शक्ति के अधीन है, बी भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, सी भारत पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। इसी ही परिप्रेक्ष्य में संप्रभु शब्द का उल्लेख किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतांत्रिक शब्द का क्या अर्थ है? ए राजा का एकाधिकार, बी ऐसी व्यवस्था जहां सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है और चुनाव नियमित होती है, सी केवल एक राजनीतिक दल का शासन, डी अधिकारियों की तानाशाही शासन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऐसी व्यवस्था जहां सरकार की शक्ति का स्रोत जनता है और चुनाव नियमित रूप से होती रहती है। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त गणराज्य यानी रिपब्लिक शब्द का सही और वास्तविक अर्थ क्या है? ए जहां राजा का शासन हो, बी राज्य का प्रमुख जिसे राष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ना कि वंशानुगत, सी जहां सेना का अधिकार हो, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। यानी जहाँ का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, उसे उसे हम वो या उस राज्य के लिए गणराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार यह राय दी थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? संविधान का भाग नहीं है। नहीं पर ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हम ऑप्शन पे जाते हैं। एक, केशवानंद भारती केस। बी, बीरूबारी यूनियन केस 1960। सी, मिनर्वा मिल्स केस। डी, LIC ऑफ इंडिया केस। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी। बी यानी बीरूबारी यूनियन केस 1960 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? ये किस वाद में आया था दोस्तों? इसके लिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये बीरूबारी यूनियन वाद, जो कि अभी पहले हमने देखा, जो कि इसमें नहीं था, इसमें तो साफ साफ मना कर दिया गया था। बी, केशवानंद भारती वाद 1973। सी, गोलकनाथ वाद 1967। डी, मेनका गांधी वाद 1978। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा बी, यानी केशवानंद भारती वाद 1973 में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ सकते हैं। के मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया? अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिया गया था। तो वही सवाल पूछा जा रहा है कि के मुंशी के द्वारा क्या कहा गया था? ए, संविधान की आत्मा। बी, हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली। सी, दास्ता का चार्टर। डी, पवित्र दस्तावेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था, यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बी, NA पालकीवाला। सी, KM मुंशी। डी, जवाहरलाल नेहरू। बताइए इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, NA पालकीवाला। ये कानूनविद और संविधान विशेषज्ञ रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ही संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता यानी फ्रेटर्निटी का वास्तविक उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? बताइए। ए, केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध। बी, व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। सी, केवल आर्थिक विकास। डी, राजनीतिक बदलाव को रोकना। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को आधिकारिक तौर पर किस नाम से पुकारा गया? ए, हिंदुस्तान। बी, भारत और इंडिया। सी, आर्यावर्त। डी, भारतवर्ष। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत और इंडिया, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? ए, 1 बार। बी, 2 बार। सी, 3 बार। डी, 1 बार भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 1 बार। कब किया गया था? 1976 में इंदिरा गांधी सरकार के समय 42वां संविधान संशोधन लाया गया था। 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़ा गया था। तीन शब्द जोड़ा गया था। इसमें पहला समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्षता, और तीसरा अखंडता। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समता यानी इक्वलिटी में के कौन से 2 आयाम शामिल किए गए हैं? ए, आर्थिक और कानूनी समता। बी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। सी, धार्मिक और राजनीतिक समता। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समता। जब आप प्रस्तावना को याद कर लिए होंगे तो आप उसको पढ़ते जाएंगे तो आपको उस बीच में आएगा कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता यानी लिबर्टी का उल्लेख किया गया है? ए,
3 प्रकार की, बी 5 प्रकार की, सी 6 प्रकार की, डी 2 प्रकार की। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? बी, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता। तो इस तरीके से 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। एक बार यूपीपीसीएस पीटी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे गए हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार के न्याय का सुनिश्चित कराया गया है? फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय यानी जस्टिस के अंतर्गत नागरिकों को किस प्रकार का न्याय सुनिश्चित कराया गया है? ए केवल राजनीतिक न्याय, बी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सी केवल धार्मिक न्याय, डी नैतिक व प्रशासनिक न्याय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान के तहत अंतिम व सर्वोच्च संप्रभु शक्ति यानी सोवरेन पावर किसमें निहित है? ए भारत के राष्ट्रपति में, बी भारत की संसद में, सी भारत की जनता में, डी सर्वोच्च न्यायालय में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी भारत की जनता में। भारत की जनता में, चूंकि प्रस्तावना की पहली लाइन ही में कही गई है हम भारत के लोग, तो इससे साफ होता है कि संविधान की शक्ति देने वाली, ठीक है, यानी संविधान को शक्ति देने वाली भारत की आत्मा कौन है? जनता ही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक कर लिया है, अभी आगे 10 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। और क्वेश्चन के कलेक्शन को आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियमित रूप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे मेरे साथ में, तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 के बाहर दिया गया मतदान का अधिकार यानी राइट टू वोट किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी प्राकृतिक अधिकार, सी संवैधानिक या विधिक अधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी संवैधानिक या विधिक अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 326 के तहत, ठीक है, संवैधानिक व कानूनी द्वारा संरक्षित विधिक अधिकार के रूप में इसको वर्णित किया गया है कि कोई 18 वर्ष की आयु यदि प्राप्त कर लिया है भारतीय नागरिक, तो वह हकदार होगा राइट टू वोट करने का। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था? ए समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी। क्या हो जाएगा? सी यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या हो जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21A जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, किस मौलिक अधिकार के समूह के अंतर्गत आता है? ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? यानी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, ठीक है, आता है, तो उसी में अनुच्छेद 21 यानी ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था, और वो यह मानता है कि एक सम्मानजनक और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए बुनियादी शिक्षा पाना हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के नागरिक और विदेशी यानी दुश्मन देश को छोड़कर दोनों को समान रूप से उपलब्ध है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 19। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी राइट टू लाइफ का बात करता है, जो हर एक इंसान का एक बुनियादी मानवाधिकार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है? तो अभी हमने चर्चा किया उस क्वेश्चन के हिसाब से सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे ऑप्शन में अगर ध्यान से देखा जाए, अनुच्छेद 14 और 20, बी अनुच्छेद 21, 22, सी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, डी अनुच्छेद 25 और 28।
जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा भारतीय नागरिकों को प्राप्त हो, विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, तो इस ऑप्शन पे ध्यान देना है कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 जो दोनों लोगों यानी कि जो है दोनों लोगों में सॉरी इस तरीके से देखें तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 19, 29 और 30 यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, जबकि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 34, डी अनुच्छेद 35। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 यह सुनिश्चित करता है कि मौलिक अधिकारों को पूरे देश में एक समान तरीके से और मजबूती से लागू किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 और तो दोस्तों इस प्रकार आज के सेशन में हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ कई अन्य संभावित प्रश्नों की भी पूरी व्याख्या के साथ हल करने का प्रयास किया है। अब आपकी बारी है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। आपका स्कोर हमारे लिए और आपके खुद के लिए मूल्यांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।